जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक इंग्लिश का चैप्टर है, प्रोज सेशन का पोएट्री का है, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ठीक है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का मतलब होता है मन वहाँ जहाँ कोई डर ना हो, अर्थात इंग्लिश में इसको कहते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसके लेखक का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, और चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी 11th क्लास के विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उन्हें हमारा चैनल शेयर करिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। साथियों, आज का ये जो क्लास है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिसका हिंदी अर्थ होता है मन वहाँ जहाँ कोई डर ना हो। और एक्चुअल में जिस व्यक्तित्व के ऊपर आज हम क्लास करने वाले हैं, हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, विशेष रूप से जो 20 साल 25 साल के युवा हैं, उनको सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने अपने देश के लिए न जाने कितने सारे मेडल जो है और कितने सारे पुरस्कार जो है इन्होंने जीते हैं। तो आइए हम लोग इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, और विशेष रूप से इनके द्वारा जो कही गई बातें है वो हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है, तो इसका हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्लियर है? और एक चीज और, आजकल के जो युवा पीढ़ी के जो लड़के हैं वो अन्य किसी व्यक्ति को अपना आइडियल ना बनाए, एक ऐसे व्यक्तित्व को आइडियल बनाए जो आपके दैनिक जीवन में आपको प्रखर निखारेगा। ऐसे व्यक्तियों को जो है आप अपना आइडियल बनाइए। आजकल का जो युवा है उसमें लड़कियां भी और लड़के भी शामिल हैं। ये लोग ऐसे ऐसे जो है कलाकारों को अपना आइडियल मान लेते हैं, कुछ नेता को अपना आइडियल मान लेते हैं ना, जिनका खुद का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता है। तो कुछ ऐसे व्यक्तियों को अपना आइडियल बनाइए जिनकी ऐसी ऐसी उपलब्धियां हैं जो आपके दैनिक जीवन में बहुत काम आएंगी। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, इनका जन्म जो हुआ था वो 1861 में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था और इनकी डेथ जो है वो 1941 में हो गई थी। क्लियर है? 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये कहा जा रहा है द रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज। रेसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता। क्लियर है? और नोबेल प्राइज एक पुरस्कार का नाम है। किसी दिन हम एक अलग से सेशन करेंगे जहां पर आपको ये बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई, किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर वो नोबेल पुरस्कार के रेसिपिएंट यानी प्राप्तकर्ता थे, विजेता थे। क्लियर है? किस चीज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था? याद रखिएगा, लिटरेचर के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। लिटरेचर को हिंदी में साहित्य कहा जाता है, उसके लिए इनको पुरस्कार दिया जाता है। और कब दिया गया था लिटरेचर के लिए पुरस्कार? इन 1913 में साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, अर्थात ये नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे, विजेता थे। आगे इनके बारे में कहा गया है was one of the greatest lyric poets of the world। क्लियर है? यानी जब कवियों की बात आई तो पूरी दुनिया में जो कवि का बहुत सारे कवियों के नाम के जो लिस्ट है उनमें रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। और इनके बारे में कहा गया है कि दुनिया के जो है ना, अच्छा एक चीज और समझिए, लिरिक पोएट का मतलब क्या होता है। जैसे कई बार आप क्या करते हैं कि एक गाना सुनते हैं तो गाने का अपना एक लय होता है। क्लियर है ना? जैसे आप गाना सुनते हैं तो गाने का लय होता है, जिस तरीके के शब्दों के साथ गाने की शुरुआत होती है या पंक्तियों की अंत होती है, उसी प्रकार के शब्दों से अगले पंक्तियों की शुरुआत अथवा अंत होती है। क्लियर है? तो इस तरह के जितने भी गीत होते हैं या फिर कविताएं होती है या फिर इस तरह के कविताओं को लिखने वाले कवि को हम लोग लिरिक पोएट कहते हैं। मतलब एक ऐसी कविता जिसको मिला मिला करके लिखा गया हो, और ऐसी ही कविता इन्होंने लिखी थी। पूरी दुनिया में जो है इनको लिरिक पोएट मतलब लिरिक के महानतम पोएट्स यानी कवियों में इनको गिना जाता है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरी दुनिया के महानतम लिरिक कवियों में से एक थे। आगे इनके बारे में कहा गया है ही वाज ऑल्सो। देखिए यहाँ पर ये लिरिक पोएट तो है ही, इसके अलावा क्या क्या है तो इनके बारे में कहा गया है ही वाज ऑल्सो, वो और भी कुछ थे। क्या थे?
तो कहा गया है ए नोटेड ड्रामाटिस्ट। नोटेड का मतलब होता है विख्यात, जिसको कहते हैं जाने माने, वेल नॉन। तो नोटेड का मतलब ये होता है, तो ये एक नोटेड ड्रामाटिस्ट थे, यानी एक जाने माने या एक विख्यात जो है वो एक नाटककार भी थे, रविंद्रनाथ टैगोर। नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, तो ये एक उपन्यासकार भी थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेशन बिल्डर, राष्ट्र के निर्माता भी थे ये, क्लियर है, ये राष्ट्र के निर्माता भी थे रविंद्रनाथ टैगोर। एंड फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। वो एक संस्थापक भी थे, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संस्थापक थे जो शांति निकेतन में है, क्लियर है। आगे लिखा है ही रोट प्राइमरीली, है ना, वो मुख्य रूप से किस में लिखते थे, तो लिखा हुआ इन बांग्ला, यानी वो जो है कलकत्ता से थे और उनकी मुख्य भाषा जो है वो बांग्ला थी, तो वो मुख्य रूप से किस में लिखा करते थे, बांग्ला भाषा में वो लिखा करते थे। बट लेकिन रेंडर्ड का मतलब होता है गाना, क्लियर है, कविताओं की रचना जो है वो गीतों की तरह की जाती है, तो इसमें लिखा हुआ है बट रेंडर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ हिज ऑन वर्क्स, क्लियर, हमें लिखा करते थे कविताओं को, इनके द्वारा जो लिखा गया बहुत सारी कविताएं थी, इनके खुद का जो वर्क था, यानी खुद की जो कविताएं थी, इनको इन्होंने क्या किया कि गाया, एक बहुत बड़ी संख्या में अपनी कविताओं को उन्होंने क्या किया, गाया, अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या किया, गाना शुरू किया। और किस में गाया, इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अपनी कविताओं को इन्होंने क्या कर दिया, गाना शुरू कर दिया। मतलब पहले इनकी मुख्य भाषा जो है वो बांग्ला थी, तो पहले इन्होंने बांग्ला में कविताओं को लिखा, बाद में उन्हीं कविताओं को इन्होंने अंग्रेजी में गाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। एंड और इन द प्रोसेस, और इन सभी प्रक्रियाओं में, रोट देम ए न्यू, और इन सभी प्रक्रियाओं में वो जो अंग्रेजी में गाना को, कविताओं को गीत की तरह जो वो गा रहे हैं, तो इन सभी प्रक्रियाओं में बांग्ला को अंग्रेजी में बदलते हुए एक नए सिरे से वो लिखते हैं और गाते हैं, क्लियर है। ए न्यू का मतलब होता है एक नए सिरे से, मतलब इनकी जो कविताएं थी वो बांग्ला भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन इन्होंने नए सिरे से क्या किया कि अंग्रेजी में अपने द्वारा जो लिखी गई कविताएं थी उनको क्या कर दिया, गाना शुरू कर दिया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है सच वर्क्स इंक्लूड। देखिए वर्क्स का मतलब काम नहीं होता है, वर्क्स का मतलब होता है वॉल्यूम, यानी रचनाएं, इनके द्वारा कौन कौन सी किताबें अथवा जो कविताएं हैं वो लिखी गई है, उसको यहाँ पर वर्क कहा जा रहा है, यहाँ पे काम नहीं समझिएगा। तो लिखा हुआ है सच वर्क्स इंक्लूड, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उसमें इंक्लूड है, शामिल है, तो जहां जहां पर अंडरलाइन करेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रहेगा। पहला है गीतांजलि, गीतांजलि इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। दूसरा है द क्रिसेंट मून, ये इसकी एक महत्वपूर्ण रचना है। एंड द गार्डिनर, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। एंड द अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, और इनकी और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचना है जिसमें शामिल है, पहला है गोरा, दूसरा है द रेक, उसके बाद तीसरा जो है द पोस्ट ऑफिस, चौथा है साधना एंड द होम, ये सब जो है इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किनका, रविंद्रनाथ टैगोर का। आगे लिखा हुआ है एंड द वर्ल्ड वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, ए लिरिक टेकन फ्रॉम गीतांजलि। ये जो आप शब्द सुन रहे हो, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, ये जो शब्द है वो एक लिरिक है जो टेकन फ्रॉम है, यानी लिया गया है। कहां से लिया गया है, इसको गीतांजलि से लिया गया, क्लियर है। आगे है इज वन ऑफ द बेस्ट रिमेंबर्ड पैट्रियोटिक पोएम, और ये जो आप सुन रहे हो कविता का नाम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये सबसे ज्यादा याद किया जाने वाला इनकी देशभक्ति कविता है। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति, क्लियर है। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर जो है ये एक ऐसी कविता है जिनको सबसे ज्यादा रिमेंबर्ड किया जाता है, याद किया जाने वाला कविता है ना। और ये कविता जो है वो किस प्रकार का है, तो देशभक्ति कविता है। आगे लिखा हुआ है इट इज अ प्रेयर, यानी ये एक प्रार्थना है, प्रेयर है
टू गॉड, भगवान से। क्लियर है, यह एक भगवान से प्रार्थना है टू अवेकन, जागरूक करने के लिए। क्लियर है, किसको जागरूक करने के लिए यह प्रार्थना की जा रही है? तो द कंट्री, अपने देशवासियों के लिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जिस समय में हमारे देश के अंदर अंग्रेज का शासन हुआ करता था, उस समय में हमारे देश के अंदर न जाने कितने अत्याचार हुआ करते थे। और कई बार ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपने दिल की बातों को किसी और से बयान नहीं कर सकते हैं तो लोग क्या करता है कि शायरी अथवा कविताओं का सहारा लेता है। और जब देखिएगा कई बहुत जाने माने जो शायर होते हैं वो अपनी बहुत गहरी बातों को बहुत कम शब्दों में एक शायरी की सहायता से लोगों को समझा देते हैं, जिनमें गहरा भाव निहित होता है। क्लियर है, तो उस समय में जिस समय में हमारे देश के जो लोग हैं वो स्लेवरी में यानी गुलामी में जी रहे थे, इस समय के अंदर जो जी रहे लोग थे उनको इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्होंने भगवान से बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं की है कि हे ईश्वर, हे भगवान, हमारे देश के ये जो लोग हैं इनको इस गुलामी से, इस अंधकार से बाहर निकालिए। इसीलिए आप देखिएगा कि यहाँ पर प्रेयर शब्द का प्रयोग किया गया है और वो कहते हैं कि ये एक प्रार्थना है। और ये प्रार्थना जो है उस देशवासियों को जागरूक करने के लिए एक प्रार्थना है फ्रॉम डार्कनेस, जो लोग अंधकार में जी रहे हैं, एंड सेलिवरी का मतलब होता है गुलामी, गुलामी की जिंदगी जो लोग जी रहे हैं और अंधेरे में जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे लोगों को जागरूक करिए, इस अंधकार से बाहर निकालिए। ऐसा वो प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। आगे लिखा हुआ है इनटू अ स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम, और एक आदर्श स्वतंत्रता की ओर उसको जो है पहुंचाइए, ऐसी स्थिति में ला दीजिए हमारे देश के लोग जो किस में जी रहे हो, एक तो डार्कनेस है और दूसरा सेलिवरी, गुलामी में जी रहे हैं। ऐसे लोगों को एक मजबूत स्थिति में ऐसी स्थिति में पहुंचा दीजिए जहां सारे लोग स्वतंत्र हो और एक अच्छी अवस्था में स्टेट में वो पहुंचे हुए हो, ऐसे जगह पर उनको पहुंचा दीजिए। आगे लिखा हुआ है द होल पोएम, ये जो संपूर्ण कविता है, इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुज प्रिंसिपल क्लोज इज द लास्ट लाइन। साथियों, आप में से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस लास्ट लाइन का बहुत गहरा मतलब है और ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है द होल पोएम, यानी ये संपूर्ण जो कविताएं हैं, इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुज प्रिंसिपल क्लोज इज द लास्ट लाइन। जब आप कविता को पढ़िएगा तो लेखक कहते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो है ना, अंत से शुरू करिए कविता को और शुरू तक आइए। यानी यहां पर लिखा गया है कि इसका प्रिंसिपल क्लोज जो होता है वो ग्रामेटिकल टर्म है। जब आप ग्रामर पढ़िएगा तो वहां पर क्लोज वगैरह में आप पढ़िएगा प्रिंसिपल क्लोज के बारे में। तो यहां पर यह कहा गया है कि कविता का जो प्रिंसिपल क्लोज है, यानी जहां से प्रार्थना स्टार्ट होती है, वो जो प्रिंसिपल क्लोज है वो लास्ट लाइन है। यानी जब आपको कविता पढ़ाएंगे तो लास्ट लाइन से शुरुआत करेंगे और वो सिंगल कॉम्प्लेक्स में होगा, मतलब सजा सजा करके एस्टेंजा वाइज लिखा होगा और लास्ट लाइन से शुरू करेंगे और पहले की तरफ हम आएंगे। इस तरह के सेंटेंस को सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं और लास्ट वाला जो क्लोज होगा उसको हम लोग प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। मतलब ये कि जब मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां तक इंट्रो है और इस कविता की शुरुआत, यानी जब आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे कविता तो शुरू से ही पढ़ाना स्टार्ट नहीं करेंगे आपको। ये इस किताब में बाकायदा मेंशन किया गया है कि आपको ये संपूर्ण कविता में जो प्रिंसिपल क्लोज है, यानी जहां से कविता की शुरुआत होती है, कविता का मुख्य भाग जहां पर दिया हुआ है प्रिंसिपल क्लोज, वो लास्ट लाइन है। यानी जब भी हम कविता को पढ़ेंगे तो लास्ट लाइन से पढ़ेंगे और गौर करिएगा कि लास्ट लाइन में बीच से पढ़ेंगे और उसके बाद उल्टा की तरफ आने के बाद जो है हम लोग फर्स्ट स्टैंजा पर आएंगे और तब जाके कविता का सारा भाव जो है वो क्लियर हो जाएगा, सारा अर्थ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों, यदि अब तक आप मुझे सुन रहे थे और आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो 11th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थीगण हैं उनको हमारा चैनल शेयर करिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर अपने अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।